हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 8th क्लास जिसमें आज हम सिविक्स का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये यूनिट हमारी सेकंड रहेगी। जो सेकंड यूनिट है इसमें संसद तथा कानूनों का निर्माण, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और चैप्टर जो थर्ड है मेन हमारा आज जो हमें शुरू करना है वो है हमें संसद क्यों चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप सबके मन में हो सकता है ये क्वेश्चन घूम रहा हो कि ये संसद क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। पहले हम इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो रीड आउट कर लेते हैं। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। मतलब हम सबको ये प्राउड फील होता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। मतलब हम यहाँ पर वोट डालते हैं, सभी लोग बराबर का वोट डालते हैं और अपनी सरकार चुन सकते हैं। ठीक है, तो यही लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर, उसमें हमारी क्या हिस्सेदारी है और लोकतांत्रिक सरकार जो है उसमें नागरिकों की सहमति कितनी महत्व रखती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि भाई लोगों का सहमत होना भी बहुत ज़रूरी है। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों की निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इस आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ पर, संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान का केंद्रीय तत्व है। अब देखिए, यह है हमारा संसद, ठीक है, जिसे हम संसद भवन भी कहते हैं। तो यहाँ होता क्या है बेटा, हमारे देश से जितने भी एमपीज चुने जाते हैं वो सभी अलग अपने अपने एरिया के क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने एरिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहाँ की जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी लोगों के विचार होते हैं, जो भी उनकी आकांक्षाएं होती हैं, वो सारी यहाँ पर डिस्कस की जाती है। ठीक है, और उन्हीं डिस्कशन के आधार पर बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, बहुत सारे नियम कानून देश के लिए यहीं से इस चीज़ें शुरू की जाती हैं। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। कि भाई लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लेना, भारत हमारा देश जो है वो 15 अगस्त, सबको ही ये बात अच्छे से मेमोराइज होगी। ठीक है, इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। संघर्ष मतलब एक तरह से लड़ाई चली थी, बहुत लंबी, ठीक है, और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी वो। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। मतलब अलग अलग लोगों ने, अलग अलग समुदाय के, धर्म के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। पृष्ठभूमि मतलब उनकी कैसी भी भूमि हो सकती है, अमीर गरीब, कैसे भी पिछड़े हुए। ठीक है, आगे वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। अब ये सारे लोग क्यों लगे हुए थे, क्योंकि इन सबको स्वतंत्रता चाहिए थी, समानता चाहिए थी और निर्माण प्रक्रिया, एक अच्छी निर्माण प्रक्रिया चाहिए थी जो देश को आगे बढ़ा सके। उसमें अपने निर्माण प्रक्रिया में हिस्सेदारी इनको भी मिले, ऐसे विचारों से ये भरे पड़े थे। इसीलिए इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। औपनिवेशिक शासन, यहाँ औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या है कि जिसने हमें गुलाम बना रखा था, ठीक है, जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो औपनिवेशिक शासन मतलब औपनिवेशिक शासन के तहत ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे लोग। जो थे ब्रिटिश सरकार से क्या रहते थे, एक तरह से भयभीत रहते थे, मतलब लोग डरते थे अंग्रेज़ों से। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। मतलब उनके जो अंग्रेजी सरकार कानून बनाती थी, फैसले लेती थी, उनके बहुत सारे फैसलों से हमारे लोग खफा थे, नाराज़ थे। भैया नहीं, ये तो तुम्हारे फैसले ठीक नहीं है। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते, मतलब उनमें कमियां निकालते या इनके जिक्र करते कि भाई ये तो तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। मतलब उनके साथ बहुत सारी धोखेधड़ी और मतलब उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता था। यानी कि अगर अंग्रेज कोई भी कानून बनाते, कोई फैसला लेते, तो हमारे देश के लोग उसका विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर विरोध करेंगे तो उनको सज़ा मिलती थी।
लेकिन अगर वे इन फैसलों की ये तो हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। जैसे ही आंदोलन शुरू हुए आज़ादी के, तो सारी सिचुएशन बदल गई। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। मतलब वो अब उनका डर खुल चुका था, वो सरकार से डरते नहीं थे, ब्रिटिश सरकार से। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। विधायिका में निर्वाचित सदस्य मतलब चुने हुए सदस्य होने चाहिए, कि जो तुम सरकार का गठन करते हो, सरकार बनाते हो, वहाँ पर जो लोग होंगे वो चुने हुए होने चाहिए, ठीक है, इलेक्शन के द्वारा चुने जाए। और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो जो सदस्य इलेक्शन में जीतकर विधायिका के अंदर आएंगे, ठीक है, विधायिका के सदस्य बनेंगे, उनको इतना हक होना चाहिए कि वो कोई भी प्रश्न पूछ सकें, ठीक है, और बजट पर चर्चा कर सके। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, अंडरलाइन कर लीजिए, 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, ठीक है, ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी देती। मतलब अंग्रेजों ने कहा भी चलो ठीक है, तुम्हारी डिमांड मांग लेते हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पे उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्शन का सिस्टम कर दिया कि तुम्हारे यहाँ से इलेक्शन होंगे और जो लोग जीतेंगे उनको हम अपना सदस्य बना लेंगे। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। मतलब उन्होंने थोड़ा सा दबाव में आके ऐसा किया था। लेकिन इनमें सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। मतलब इसमें सभी लोग भी वोट नहीं डाल सकते थे, ठीक है। जैसे कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसले में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। तो उन्होंने ये चीज़ महसूस कर ली थी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने, कि भाई जब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे ना, तभी हम सभी लोगों की जो भी हिस्सेदारी है वो कर पाएंगे और समानता वगैरह सब सिस्टम अच्छे से सेट कर पाएंगे। तो इसलिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका मतलब यह था कि लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती है। मतलब ये तो उनको हो गया कि जब आज़ाद हो जाएंगे तो हम आज़ाद देश के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन ये नहीं कि सरकार जो चाहे वो कर सकेगी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील होगा। मतलब उनका ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या डिमांड्स है। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण कर लिए। मतलब इन्हीं सभी चीज़ों ने ठोस रूप लेकर संविधान का निर्माण करवाया था, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। हमारे संविधान में ये चीज़ अपनाएगी कि सबको बराबर वोट डालने का अधिकार होगा 18 साल का। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। एक चित्र दिया गया है, ये देखिए। इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है कि किस तरह से ईवीएम की मशीन जो है, ईवीएम अंडरलाइन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कई बार क्वेश्चन आता है शॉर्ट में और हम नहीं आंसर दे पाते क्योंकि हम चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ते, अच्छे से नहीं पढ़ते, इस वजह से। तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन कर लीजिए, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। आगे इसकी खास बात एक और, 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। मतलब पूरे देश में पहली बार जो है ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया था, 2004 में, ठीक है। तब मैं 6th क्लास में हुआ करता था जब 2004 में ये इलेक्शन हुए थे। और हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी और देश में जो था, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, ठीक है। और उससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता। आगे तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दूसरा क्वेश्चन, पहली बार पूरे देश में ईवीएम मशीन का प्रयोग कब किया गया, तो ईवीएम का प्रयोग कब किया गया, 2004 के आम चुनाव में, ठीक है। अब आगे, इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन का कागज़ बनाना पड़ता था। अब इस चीज़ को समझो, 2004 से पहले जो इलेक्शन होते थे उसमें क्या किया जाता था, उसमें एक
इलेक्शन के लिए जहाँ वोटिंग होती थी वहाँ एक डब्बा रखा होता था। बहुत सारी मूवी सीरियल में पुरानी जो हैं उनमें आपने देखा भी होगा। उसके अंदर एक व्यक्ति अपने नाम, अपने जो जिस पार्टी की उसको पर्ची डालनी होती थी वो उसको इसमें डाल देता था। फिर सभी की वो काउंटिंग की जाती थी। अब वो पर्ची किसकी बनेगी? वो पर्ची बनेगी कागज़ की। तो वो, और कागज़ कहाँ से आएगा? पेड़ों से, ठीक है। अलग अलग जो पेड़ होंगे, तो पेड़ जो हैं वो पेड़ों को काटना पड़ता था और वो पर्ची तैयार करनी पड़ती थी। तो जैसे ये ईवीएम मशीन आई, ठीक है, ये जो मशीन आई, इस मशीन की वजह से क्या हुआ? पर्ची का काम ख़त्म हो गया। पर्ची की ज़रूरत नहीं थी। पर्ची की ज़रूरत नहीं तो इसका मतलब जो अलग अलग पेड़ लगे हुए थे उनकी कटाई अब नहीं होगी, ठीक है, उनको काटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेड़ों की कटाई नहीं होगी तो इतने पेड़ बच जाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। आगे नेक्स्ट टॉपिक है लोग और उनके प्रतिनिधि। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति, मतलब सभी की हाँ, ठीक है, और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। जब देखो सभी लोग मिलकर वोट डालते हैं तो उनका निर्णय ही सरकार का गठन कर पाता है जिसको वो चाहते हैं। ये उनका फैसला है कि वो इस सरकार को चुनना चाहते हैं, ठीक है। आगे, और उसके कामकाज के बारे में फैसला देते हैं कि वो किस तरह का काम कर रही है। जिस सरकार को वो हरा देते हैं मतलब उसके काम से वो खुश नहीं है, और जिसको जिता देते हैं उसके कामों से वो खुश है, मतलब उसको चाहते हैं। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? अब कोई भी व्यक्ति सरकार को कैसे मंजूरी देता है ये देखो, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा है मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। तो कैसे मंजूरी मिलती है? चुनाव। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, मतलब जो संसद में लोग जाएंगे, ठीक है, जो सांसद बनेंगे, एमपी बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके लिए इलेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है, मतलब जिस पार्टी के लोगों को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा सदस्य चुने जाते हैं संसद के लिए, वही क्या करती है? फिर सरकार बनाती है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। मतलब जनता द्वारा जो सभी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? संसद कहा जाता है। जैसे राज्य के अंदर विधानसभा होती है तो विधानसभा के लिए विधायक चुने जाते हैं, ऐसे ही संसद। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है, मतलब ये क्या करती है? ये सरकार के ऊपर कंट्रोल बनाती है और मार्गदर्शन भी करती है, मतलब सरकार का। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। यहाँ पर एक हाथी दिया गया है, ठीक है, और उस पर लोग चढ़ रहे हैं। देखिए ये क्या है? इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे देश में ऐसे भी जंगली क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कुछ संख्या में, तो वहाँ पर भी वोटिंग तो सभी को डालनी है ना, सबको हक मिला हुआ है, तो वहाँ पर वोटिंग के लिए ऐसे इंतजाम किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर जाना मुश्किल होता है, गाड़ियों का जाना, ठीक है, तो वहाँ पर हाथी वगैरह से यहाँ पर यही चित्र दिखाया गया है। बड़ी मतलब एक तरह से बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है जो इलेक्शन कमीशन के, मतलब जो हमारा चुनावी क्षेत्र में चुनाव करवाते हैं, ठीक है, चुनाव से जुड़े जो कर्मचारी होते हैं, चुनाव आयोग जो होता है। आगे, प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक पाठ्यपुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। मतलब अब प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, मतलब प्रतिनिधित्व कौन होता है, कैसे करते हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में इन क्लासेस में आ गई होगी। फिर भी मैं बता देता हूँ प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है। जैसे क्लास है, क्लासरूम में एक मॉनिटर होता है। अब क्लास की जितनी भी समस्याएं, चलो मॉनिटर को छोड़ो, टीचर से लेते हैं। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का ऑफिस होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी कि वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। अब उसके अंदर बहुत सारे क्लासरूम होते हैं। उन क्लासरूम को कौन कंट्रोल करता है? उन क्लासरूम को कंट्रोल करता है क्लास इंचार्ज। अब क्लास इंचार्ज क्या है? क्लास इंचार्ज के सामने क्लास की जो भी समस्याएं होती है सारे बच्चे शेयर करते हैं कि सर हमें हमारे क्लासरूम में ये समस्याएं हैं, हमारे स्कूल में ये दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। वो सारी दिक्कतें किसको बताई जाती हैं? वो बताई जाती हैं क्लास इंचार्ज को। अब क्लास इंचार्ज वो सारी समस्याएं लेकर स्टाफ
रूम में जाता है, यानी कि प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ पर भी वो मतलब डिस्कशन चलता है वहाँ पर जाता है और वो सारी समस्याएं रख देता है। फिर वहाँ पर सभी की आपस में चर्चा होती है और उस समस्याओं को किस तरह से सुलझाना है वो सारा डिस्कशन वहाँ पर होता है। यानी कि क्लास की जितनी भी बच्चों की जो भी समस्याएं थी उसको कौन आगे तक लेकर जाता है? क्लास इंचार्ज। इसी तरह जनता, आम लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उनको ये प्रतिनिधित्व करने वाले जो संसद होते हैं, ठीक है, जो एमपीज होते हैं, यही आगे तक लेकर जाते हैं। तो ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। ठीक है, देखिए यहाँ पर अलग अलग अभ्यास दिए गए हैं, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट टाइम करवाए जाएंगे। ओके, और ये चित्र जरूर पढ़ना बेटा, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसमें चित्र के नीचे डिटेल दी हुई है, ठीक है, चित्र के बारे में और इनके डिटेल के बारे में भी ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और हाँ, ये चीज़ भी आप रीड कर लेना एक बार, ये जो अभ्यास सा दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करना है वो आपको नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।